नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और एक बार फिर हाजिर हूं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम कहीं अनकहीं लेकर। कहीं अनकहीं हमारे वरिष्ठ पत्रकार इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम पर आधारित है। राजवाड़ा टूर एजेंसी, ये खबरें हैं ऐसी जो सच हैं लेकिन जनता जनार्दन के बीच में आ नहीं पाती हैं, और आती भी हैं तो चुटकियों के बीच में, थोड़ी सी चूहल के साथ, थोड़े से हास्य व्यंग के साथ। इन्हीं खबरों पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी से। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने कॉलम में जो लिखा है राजवाड़ा टूर एजेंसी में कि भाई कमलनाथ के बारे में कहा जाता था कि वो आखिरी बॉल पे सिक्सर लगा देंगे, बड़े जादूगर हैं, बड़े मैनेजमेंट के महारथी हैं, लेकिन उनसे कई बड़े जादूगर, कई बड़े महारथी मैनेजमेंट के अशोक गहलोत साबित हुए। जी प्रतीक भाई, आपने अक्सर कमलनाथ को पब्लिक मीटिंग्स में, एमएलएस की मीटिंग में या मीडिया से चर्चा करते हुए बोलते हुए सुना होगा कि कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीसती है। मतलब अब लोगों को लग रहा है कि यार कमलनाथ कैसा पीसते हैं। जब मध्य प्रदेश में बहुत विकट स्थितियां थी, सरकार बनाने की स्थिति थी, तब कुछ नहीं हो पाया। लोगों को लग रहा है या कांग्रेस के विधायकों को लग रहा है? कांग्रेस के विधायकों को भी कि उन्होंने कहा अरे हम मध्य प्रदेश में साहब बहुत बारीक, कमलनाथ को पार्टी के विधायक साहब कहते हैं, बोले साहब कहते हैं कि मैं बहुत बारीक पीसता हूं, पर ऐसा कैसा बारीक पीसते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाए और सरकार चली गई। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने जो है, कमलनाथ जी तो देखते ही रह गए और अशोक गहलोत ने पीस दिया। जो अशोक गहलोत की भाषा में जिसको बार बार वो मीडिया से कह रहे थे कि मैंने रगड़ दिया उन्होंने। मतलब ऐसा जो हवा खड़ा हुआ था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा रही है और अंततः कांग्रेस की सरकार वहां है। 102 विधायकों की सूची राज्यपाल को दे चुके हैं, हाउस को फेस करने की बात वो कह रहे हैं, और सचिन पायलट तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक अपने विधायकों की सूची सार्वजनिक नहीं कर पा रहे। रोज कह रहे हैं कि संख्या बढ़ेगी, पर कब बढ़ेगी? तो कांग्रेस के विधायकों के मन में, मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के मन में और कांग्रेस के नेताओं के मन में एक बात है कि हमारा लीडर इतना बड़ा, इतना कद्दावर लीडर होते हुए, इतना मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होते हुए हम मध्य प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बचा पाए, और अशोक गहलोत ने कैसे सरकार बचा ली? तो ये भी तो वजह हो सकती है कि सचिन पायलट की तुलना में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़े हों। नहीं, देखिए, विधायक की जो बात आ रही थी, सचिन पायलट ने भी जब विद्रोह की बात की थी तो उनके पास भी 30 विधायक हैं उनके साथ। और जो समीकरण सामने आ रहा है कि यदि दानिश अबरार और चेतन डूडी और रोहित बोथरा, ये जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आखिरी समय तक सचिन के साथ थे और फिर इन वक्त पे आ गए, तो जो विधायकों की जो संख्या है वो लगभग उसी के आसपास जा रही है। अगर इन लोगों, जो इनके अलावा 2-3 विधायक उनको प्लस माइनस कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट की जो सबसे बड़ी विफलता रही है वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा नॉन पॉलिटिकल मैनेजर नहीं था। जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पुरुषोत्तम पाराशर जैसा एक नॉन पॉलिटिकल मैनेजर है, जो उनके ओएसडी की भूमिका में भी निभा लेते हैं, जिनका विधायकों से भी संवाद है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पास इस तरह के किसी नॉन पॉलिटिकल एडवाइजर का न होना भी उनके लिए बड़ा नुकसानदायक रहा। और विधायकों की कीमत भी एक मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो जो फिगर है वो 30-35 करोड़ का है। बिल्कुल, ये फिगर जो है वो 15-20 करोड़ का है। क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता भी यही बात कह रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, कि भाई मध्य प्रदेश के विधायकों को 30 से 35 करोड़ रुपए मिले, कुछ विधायकों को बोले 50 करोड़ रुपए भी मिले। लेकिन राजस्थान को लेकर जो बात सामने आ रही है, वो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि 10 से 15 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीद लिया, 20 करोड़ रुपए तक दे दिए। तो मध्य प्रदेश के विधायकों की कीमत तो ज्यादा लगी, इसमें कतई वो नहीं। और एक बात ये भी कि आप सिंधिया जी का जिक्र कर रहे थे, सिंधिया जी के बड़े नज़दीकी हुआ करते हैं रणवीर जाटव, लेकिन जब मंत्री बनाने की बात आई तो रणवीर जाटव रह गए और उनकी जगह ओपीएस भदौरिया और गिरिराज दंडोतिया बन गए। बिल्कुल सही है। असल में रणवीर जाटव जो है उन विधायकों में थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का कदम उठाया था। लोटस 1 के लिए जो कांग्रेस के विधायक हाईजैक किए गए थे, उसमें रणवीर जाटव भी शामिल थे, हरदीप डंग भी शामिल थे, बिसाऊलाल सिंह भी शामिल थे, एदल सिंह कंसाना भी शामिल थे, सब उसमें शामिल थे। लेकिन और ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि रणवीर जाटव मंत्री बनेंगे। लेकिन जब 3 नए मंत्री बनाने की बात आई, सिंधिया का जो निर्धारित कोटा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उससे जब कहा गया कि उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों को और मंत्री बनाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में फायदा मिल सके,
तो रणवीर जाटव का नाम गायब हो गया। तो बड़ी चर्चा हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, रणवीर जाटव तो शुरुआती दौर में ही साथ में थे और ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में पता चला कि जो 3 नए मंत्री बने हैं उसमें क्राइटेरिया रखा गया कि निष्ठा और विश्वसनीयता का। और रणवीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो बीच का दौर था, लोटस 1 से लेके मध्य प्रदेश में सरकार बनने तक का दौर था, उसमें वो थोड़े से सिंधिया खेमे से डिफर होने लगे थे और बिसाहूलाल सिंह और एदल सिंह कंसाना के साथ 2-3 बार शिवराज से मिले। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजनीति करना है तो उनके यहाँ निष्ठा और विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस पैमाने पे खरा नहीं उतरने का खामियाजा रणवीर जाटव को भुगतना पड़ा और उनकी जगह जो है उसी जिले के विधायक गिरिराज दंडोतिया को जो है उन्होंने मंत्री बनने का मौका दे दिया। क्योंकि एक वहां भिंड मुरैना की राजनीति में आपको जानकारी होगी कि एक ब्राह्मण मतों का समीकरण भी किसी भी ब्राह्मण जाटव समाज बहुत बड़ी ताकत ये बड़ी ताकत है, तो इसलिए उसका फायदा भी लेने की बात सोची। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि रणवीर पे कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा और विश्वसनीयता पे सवाल उठा। आपको ध्यान हो तो रणवीर जाटव से ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय भी थोड़े खफा हो गए थे जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के और सिंधियाई खेमे के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ भी बयानबाजी कर दी थी, उन पे भी आरोप लगा दिया था। तो उस समय भी उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए थे। और एक और कारण है जो चर्चा में है, वो ये भी है कि कुछ विधायक जब बेंगलोर में रिसोर्ट में रखा गया था तो वो अति सक्रिय हो गए थे, तो उनकी अति सक्रियता भी भारी पड़ी, उसके कारण उस मंत्री नहीं बन पाए। हो सकता है उनमें से रणवीर भी एक हो। निष्ठा की बात करें तो जब शिवराज जी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे और विपक्ष के नेता थे, तब उनके प्रति तुषार पांचाल बड़े निष्ठावान बने हुए थे। अब उनकी निष्ठा का पुरस्कार मिलने का वक्त आ गया है। देखिए, तुषार पांचाल जो है वो शिवराज सिंह चौहान के बहुत प्रिय पात्र और विशेषकर सोशल मीडिया के क्षेत्र में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत काम किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और जब मुख्यमंत्री थे नहीं थे तब भी उन्होंने काम किया। वार रूम एक उनकी कंपनी है जो सोशल मीडिया को प्रमोट करने का काम करती है और पीआर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। मध्य प्रदेश सरकार अपने कामकाज का एक हिस्सा अब जो है वो प्राइवेट एजेंसीज को सौंपने जा रही है। आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले भी शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में भी एक प्रयोग हुआ था और एक मेडिसिन नाम की कंपनी को जनसंपर्क विभाग के वर्किंग में इन्वॉल्व किया गया था। उसी कड़ी में अब वार रूम को इन्वॉल्व किया जा रहा है। टेंडर वगैरह सब हो चुके हैं, प्रोसेस में है, उनकी स्क्रूटनी चल रही है और जिन कंपनियों के टेंडर इस काम के लिए सॉर्ट आउट हुए हैं उसमें वार रूम भी एक है। इसलिए माना जा रहा है कि ये काम वार रूम को मिल सकता है। लेकिन इसको काम, ये टेंडर की प्रोसेस हुई है और अभी वर्क अलॉट नहीं हुआ, उसके बीच में जिस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चा का दौर चल पड़ा है कि ये काम तो वार रूम को मिलना तय है, उसी के लिए टेंडर निकाला गया था, तो उसके बाद थोड़ी सी सरकार बैकफुट पे है। और पार्टी के एक नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने तो इस मुद्दे पे जो है अपने केंद्रीय नेताओं से भी कहा है कि जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा जनसंपर्क विभाग है, साधन संपन्न जनसंपर्क विभाग है, तो फिर एक प्राइवेट एजेंसी को हम वर्किंग में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। निष्ठा की बात करें तो जो प्रद्युम्न लोधी हैं बड़ा मलहरा के विधायक, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दिया है जी। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे तब वो रो रहे थे जी, फूट फूट के रोए थे। तो निष्ठा, उनकी निष्ठा भी किसके प्रति थी, ये भी आपने कुछ चुटकी ली है अपने कालम में। देखिए, प्रद्युम्न लोधी ने जब इस्तीफा दिया तो उनका वो फोटो प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ और वो वीडियो सारे चैनल्स पे चला जिसमें वो कमलनाथ के इस्तीफा देने के दौरान फूट फूट के रो रहे थे। तो जब प्रद्युम्न लोधी ने इस्तीफा दिया तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने, चूंकि एक स्वाभाविक बात रहती कि आखिर किसके कोटे से उन्हें टिकट मिला था, किसके खेमे के हैं, किस किस व्यक्ति ने उनकी अनुशंसा की थी, वो सारी चीजें जांच पड़ताल में ली गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब प्रद्युम्न लोधी के बारे में देखा गया तो मालूम पड़ा कि उनके नाम की अनुशंसा कमलनाथ की ओर से हुई थी। तो पार्टी के बड़े नेता भी चौंक पड़े कि आखिर कमलनाथ जो बहुत पारखी हैं, बहुत सोच समझ के चयन करते हैं, वो कहाँ आखिर उनका ये चयन आखिर गलत कैसे साबित हो गया। तो ये दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा चर्चा का विषय रहा 2-3 दिन तक कि प्रद्युम्न लोधी के मामले में आखिर कमलनाथ का पैमाना कैसे फेल हो गया। तो जय जय कमलनाथ करने वाले हैं अब जय श्री राम करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो हमारे दवे साहब थे जी, अनिल माधव दवे जी, बड़े पर्यावरणविद थे और बहुत ही संघ के समर्पित कार्यकर्ता थे, विभाग प्रचारक भी रहे वो रहे और इंदौर से बड़ा तगड़ा नाता है उनका। गुजराती कॉलेज में मेरे सीनियर भी थे वो और बहुत अच्छे वक्ता थे वो। अनिल माधव दवे ने घर बनाया था जिसका नाम था नदी का घर।
अब वो नदी का घर जो है वो इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन का घर हो गया है। देखिए, नर्मदा समग्र के नाम से अनिल दवे ने एक ट्रस्ट बनाया था और वो नर्मदा के उत्थान से जुड़े बहुत सारे कामकाज करना चाहते थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि नर्मदा समग्र से उन्होंने लोगों को जोड़ा। तो मुझे जानकारी मिली, मैं बढ़वा गया तो बढ़वा में जो खेड़ी घाट है वो नर्मदा समग्र ने हाथ में लिया था और वहां पे लोगों ने, वहां जो स्नान करने आते करीब 500,000 लोग रोज आते हैं वहां पे, जिनको 12 मासी कहते हैं, वो आते थे। तो उनसे बोला भैया यहाँ गंदगी नहीं होने दे, बाहर के लोग आते थे, एक साफ सुथरा घाट वो सब दिखने लगा था। और नर्मदा किनारे एक बड़ी मुहिम अनिल दवे ने चलाई थी। तो उसी नर्मदा समग्र के तहत एक उन्होंने भोपाल में शिवाजी नगर क्षेत्र में नदी का घर नाम से एक अपना कार्यालय बनाया था। वहां वो निवास भी करते थे और नर्मदा समग्र का सारा कामकाज वहां से चलता था। अब अनिल माधव दवे तो रहे नहीं, नर्मदा समग्र ट्रस्ट अभी भी है। उसके अध्यक्ष अब सुहास भगत हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी है। क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित है। और कई बार ऐसी खबर आ चुकी है कि भाजपा के कई नेता जो वहां पहुंचे बाद में कोरोना संक्रमित पाए गए, तो आखिर पार्टी के पदाधिकारियों को भी बड़ी सतर्कता बरतना पड़ रही है। तो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का दूसरा दफ्तर नदी का घर हो गया है। वीडी शर्मा भी वहीं बैठ रहे हैं, सुहास भगत भी वहीं बैठ रहे हैं, इनसे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं वो भी वहीं जा रहे हैं और वहीं मिल रहे हैं। तो मतलब पार्टी के लोगों के बीच में चर्चा है कि इस समय जो है वो नदी का घर भाजपा का घर हो गया है और सुहास भगत का घर हो गया है। अब संगठन की बात अगर आप करें तो सिंधिया जी भाजपा के संगठन में भी अपना हिस्सा चाह रहे हैं। देखिए, ये बात स्वाभाविक है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बन गए हैं, सत्ता में भागीदारी उन्होंने ले ली है, अपनी पसंद के मंत्री बनवाए, उन्हें विभाग दिलवाए। अब जो नेता उनके साथ आए उनमें से कई कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में वो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। अब दो ही स्थिति है कि या तो उन्हें निगम मंडल में पदाधिकारी बनाया जाए या संगठन में कोई भूमिका दी जाए। तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके लिए सक्रिय हो गए हैं कि उनके समर्थकों को संगठन में भी जगह मिले और उनके संगठनों को निगम मंडल में भी स्थान मिले। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सिंधिया का सहारा मिला है उसमें भाजपा को भी बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशानी तो बढ़ती है ना। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने आपने देखा कि मंत्री बनाने के बाद 10-12 दिन कितने पेचीदा निकले, मैं तो संघर्ष करना पड़ा विभागों को लेके। ऐसा पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी को ऊपर जो है दिल्ली में सिंधिया जी को बड़ा सपोर्ट मिला वही है कि जो संगठन में जिन लोगों को वो अपने एडजस्ट कराना चाहते हैं, स्वाभाविक है उनके नाम उन्होंने वीडी शर्मा को दिए होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परंपरा के मुताबिक काम करती है। वीडी शर्मा उन नामों को लेकर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में हम देख चुके हैं कि दिल्ली में जो भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत तवज्जो देते हैं। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश संगठन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है कि संगठन जो है सिंधिया के कितने समर्थकों को स्थान दे पाता, और मध्य प्रदेश से जो सूची दिल्ली पहुंची है उसमें वो कितना फेरबदल करा के अपने समर्थकों को एडजस्ट करा पाते, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसने कहीं ना कहीं वीडी शर्मा की जो है चिंता को बढ़ा तो रखा है। और अब बात करें ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी में एक वीडियो बहुत चर्चित हो रहा है जो हमारे इंदौर के पूर्व एसपी मधु कुमार बाबू से, इस वक्त वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। वीडियो रिलीज हुआ, वीडियो जारी होने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। वीडियो के अंदर मधु बाबू लिफाफे लेते हुए दिख रहे हैं और अपने पैर के नीचे रखकर बाद में सूटकेस में रखते हुए दिख रहे हैं। सर ये वीडियो बहुत पुराना है मधु बाबू का, 2016 का बताया है। इस वीडियो को बनाने में पुलिस विभाग की भी भूमिका है और पत्रकार की भी भूमिका, उस पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जिस दिन ये वीडियो सामने आया उसके बाद से आखिर ये चर्चा चल पड़ी कि ये वीडियो बना कहाँ, किसने बनाया। तो चलिए, ये तो खुलासा हो गया कि आगर में बना, सर्किट हाउस में बना, और सर्किट हाउस के किस कमरा नंबर में बना वो तक सामने बात आ गई। वीडियो पुराना है, 2016 का है, जब मधु बाबू उज्जैन रेंज के आईजी थे, ये भी बात सामने आई। चर्चा का विषय ये कि आखिर ये बनाया किसने। तो जो दो नाम पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस बारे में, वो एक नाम है आगर के पूर्व एसपी आरएस मीणा का, और दूसरा नाम शाजापुर जिले के किसी पत्रकार का। इसमें कहा जा रहा है कि इसको बड़े सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया है। मधु बाबू का जब दौरा था, जब वो पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेने वाले थे और बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा करने वाले थे, वन टू वन चर्चा करने वाले थे, उस दौरान ये वीडियो बनाया गया। ये वीडियो 4 साल तक क्यों छुपा कर रखा गया, इसके पीछे ये कहानी सामने आ रही है, जिसे आज कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया था वो इस वीडियो के दम पे 4 साल तक मधु बाबू को ब्लैकमेल करते रहे। अच्छी खासी राशि उन्होंने उनसे ऐठी,
इस वीडियो का खुलासा अब क्यों हुआ, यह भी एक चर्चा का विषय। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लेकर जो आईपीएस अधिकारियों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसका नतीजा है कि ये वीडियो सामने आ गया। और प्रतिस्पर्धा में दो भाइयों के नाम भी हैं कि वो दो भाई बन रहे हैं, मतलब घी जाएगा खिचड़ी में ही। बिल्कुल, देखिए इंदौर में कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है महेश जोशी, और वो अक्सर उनकी कुछ बातें जो है वो समय समय पे बिल्कुल याद आती रहती है। जब इंदौर 3 से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट को लेकर अश्विन जोशी और पिंटू जोशी के बीच में बड़ी कशमकश चल रही थी, तो मीडिया ने महेश जोशी से पूछा कि भाई एक आपका भतीजा एक बेटा, आप किसका साथ देंगे? तो उन्होंने कहा ये फैसला तो पार्टी को करना, लेकिन जिसको भी मिलेगा घी तो थाली में ही आना है। इसी तरह तो अचानक मुझे याद आया कि जब मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लेकर जो अलग अलग नाम चर्चा में है, उसमें एन वक्त पे अभी मुकेश जैन का नाम भी जुड़ा। मुकेश जैन मतलब उपेंद्र जैन जो एडीजी है भोपाल के, उनके बड़े भाई, दोनों राजगढ़ जिले के रहने वाले। राजगढ़ जिले। अब दोनों भाइयों के बीच में फैसला होना है, हालांकि कुछ और दावेदार हैं, लेकिन सबसे प्रबल नाम ये दो ही माने जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश जैन लंबे समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पर्सनल सेक्रेटरी रहे, उनके ओएसडी रहे, उन्होंने उनके साथ करीब 3.5 साल जब वो ऊर्जा मंत्री थे तब उनके साथ केंद्र में काम भी किया, तो मुकेश जैन का भी नाम है। तो बात चली तो अचानक महेश भाई का वो जुमला याद आया कि भैया दोनों भाइयों के बीच में ही फैसला होना, थाली तो घी तो जो है वो थाली में ही गिरेगा। हालांकि इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि कल दोपहर बाद से दो नाम और बड़ी तेजी से परिवहन आयुक्त पद के लिए चर्चा में आए हैं। एक नाम है इंदौर के पूर्व एडीजी, दोनों असल ये भी संयोग देखिए कि आप दोनों इंदौर के पूर्व एडीजी, एक नाम है विपिन माहेश्वरी का और दूसरा नाम है अजय शर्मा का। अजय शर्मा साहब तो पहले भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, ऐसे उपेंद्र जैन भी पहले डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुके हैं। अब गुना कलेक्टर की बात करें, जहां पर एक दलित कांड हुआ, दलित की पिटाई हुई, रातों रात कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर सब बदल दिए गए हैं। तो जो नाम गुना कलेक्टर के लिए आया कुमार पुरुषोत्तम का, बड़े काबिल ऑफिसर है, उद्योग इंडस्ट्री विभाग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके नाम पर तुरंत सभी की सहमति बन गई थी। देखिए कुमार पुरुषोत्तम जो है बहुत काबिल अधिकारी हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए, और मेरे तो उनको लंबे समय से मैं उनसे परिचित हूँ। जब इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त थे, बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ रहे, भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ रहे, ग्वालियर की जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके सीईओ रहे, और लंबे समय तक AKVN इंदौर के वो MD भी रहे। बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और जब कोविड का दौर था अभी, तब जिन अधिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर आज पीथमपुर का इंडस्ट्रियल सेक्टर व्यवस्थित तरीके से चल रहा है तो उसकी क्रेडिट कहीं ना कहीं कुमार पुरुषोत्तम के खाते में जाती। आज यदि मध्य प्रदेश में जो कोविड में संक्रमण के दौर में बचाव के लिए जो लोग लगे, उन्हें PPE सूट्स जो हैं वो अगर व्यवस्थित मिल पा रहे, समय पे मिल पा रहे, और इस मामले में देश के प्रधानमंत्री ने भी यदि मध्य प्रदेश की सराहना की, तो उसमें कुछ न कुछ उसका श्रेय कुमार पुरुषोत्तम को जाता। गुना में एक दलित परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एक अच्छे अधिकारी की तलाश थी। इकबाल सिंह बैस जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कुमार पुरुषोत्तम का नाम प्रस्तावित किया। आप संयोग देखिए कि मुख्यमंत्री तो सहमत थे ही थे। ग्वालियर संभाग के और चंबल संभाग के बारे में प्रतीक भाई आपको अच्छे से मालूम है कि वहां ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया की सहमति के बिना कलेक्टर, SP, कमिश्नर और IG, DIG पदस्थ करना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन जैसे ही कुमार पुरुषोत्तम का नाम सामने आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी रजामंदी दी, और मतलब ये एक संकेत देता है कि अधिकारी अच्छे हैं, काबिल हैं, तो उनके नाम पर नेताओं को भी कभी भी असहमति नहीं रहती है। लेकिन पता नहीं इस सरकार को प्रमोटी IAS IPS से कुछ ज्यादा प्रेम नजर आ रहा है तिवारी जी। ज्यादातर संभागों में 10 में से 9 संभागों में जो है प्रमोटी ऑफिसर्स, कमिश्नर्स बने हुए हैं। कुछ की तो स्थिति ये है कि वो 2 महीने में, 1 महीने में, अधिकतम 10 महीने में रिटायर हो जाएंगे। और अब सारी बड़ी रेंज में जो IG नियुक्त किए गए हैं वो भी प्रमोटी IG नियुक्त कर दिए गए हैं, चाहे वो जबलपुर हो, सागर हो, ग्वालियर हो, चंबल हो। तो इसकी क्या वजह है? देखिए निश्चित तौर पर इस दौर में मध्य प्रदेश में मेरा जो पिछले 25-30 साल का अनुभव रहा, वो ये रहा कि मध्य प्रदेश में एक दौर सा आता है कि कभी डायरेक्ट IAS अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर खासकर जिलों में और संभाग में रहते हैं, कभी प्रमोटी ऑफिसर्स। ऐसा हम कई बार अलग अलग दौर में देख चुके हैं। कमलनाथ के दौर में भी ये रेशो थोड़ा सा गड़बड़ाया था, लेकिन उस दौर में भी प्रमोटी ऑफिसर्स काफ़ी जिलों में पदस्थापना पाने में सफल रहे थे। इस बार जो है ये, इसमें कई संयोग है। तो जो आपने भी कहा कि 4 IG जो है, ये चारों अधिकारी एक ही बैच के हैं, चारों अधिकारी प्रमोटी हैं, और चारों अधिकारी 4 महत्वपूर्ण हैं। भगवत सिंह चौहान ग्वालियर के IG हैं, जबलपुर के, भगवत सिंह चौहान जबलपुर के IG हैं, अनिल शर्मा सागर के हैं, मनोज शर्मा चंबल के हैं, और आप अविनाश शर्मा
ग्वालियर के आईजी बनके। तो मतलब एक ये सब बहुत कम मौके पाया कि एक बेच, 4 ही अधिकारी हैं इस बेच में और चारों अधिकारियों को रेंज में पोस्टिंग मिल गई है। ये मध्य प्रदेश में जो है एक संकेत और दूसरा इससे मिल रहा है कि अभी तक मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज आईजी के कब्जे से मुक्त होकर धीरे धीरे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना हो रही थी। और ऐसे में कहा जाने लगा था कि आखिर आईजी लोग क्या करेंगे जब अगर रेंज में, जोन में एडीजी स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना होने लगेगी तो फिर आईजी कहाँ जाएंगे। कारण उसका भी दूसरा था कि एडीजी स्तर के अधिकारियों के पद इतने बढ़ गए थे, इतनी संख्या हो गई थी कि उनको कहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो उनको उन्होंने बड़े बड़े रेंज में भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वापस शुरुआत हुई और ये तो एक संयोग ही है कि एक ही बैच के 4 अधिकारी जो हैं वो 4 अलग अलग जोन में आईजी की भूमिका में है। और अब बात कृषि विभाग की कि वहां पे एक ही अन्नदाता बना हुआ है, बाकी सब मूक दर्शक। देखिए, बिल्कुल कृषि विभाग का जो अमला है उसमें बड़ी चर्चा है कि हमारे विभाग में तो स्थिति यह है कि न खाता न बही, जो केसरी कहे वो सही। विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने जो है सारे अधिकार अपने पास केंद्रीकृत कर लिए। आपको तो अच्छे से मालूम है कि इस विभाग में प्रमुख सचिव की भूमिका अलग है, कृषि उत्पादन आयुक्त की भूमिका अलग है और आयुक्त या संचालक की भूमिका अलग है। लेकिन इस समय कृषि विभाग में सारे सूत्र अजीत केसरी के हाथों में केंद्रित है। और इस केंद्रीकरण की शुरुआत, केंद्रीकरण की व्यवस्था इस विभाग में पहले भी 1-2 अधिकारी जब प्रमुख सचिव रहे लेकिन उन्होंने की, लेकिन इतना व्यापक केंद्रीकरण नहीं था जो अभी बताया जा रहा है। विभाग के अधिकारी मतलब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी जो है कृषि विभाग का जो संचालक है उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हर काम जो है वो प्रमुख सचिव के स्तर से हो रहा है। और यही स्थिति क्या रहती है। और कृषि उत्पादन आयुक्त जिनके पास 3-4 विभागों के समन्वयक की भूमिका रहती है, सहकारिता, पशुपालन, एसीएस लेवल के अधिकारी। लेकिन वो भी जो है कहा जा रहा है कि कृषि विभाग के मामले में एसीएस भी कुछ नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर भी जो है एपीसी वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मध्य प्रदेश की राजनीति का हाल है। और कहाँ तो कुछ प्रमोटी ऑफिसर्स का जलवा बरकरार है, कहाँ एक डायरेक्ट ऑफिसर का इतना जलवा बरकरार है। मध्य प्रदेश की राजनीति में, सियासत में ये उठापटक चलती रहती है। ब्यूरोक्रेसी के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी चर्चा में, सोशल मीडिया पे जो टीका टिप्पणियां आ रही है ना, वो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी अपमानजनक है। जिस तरह की टीका टिप्पणियां आ रही है, बदनामी भी हुई है। बिल्कुल। तो बहरहाल कहीं न कहीं में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगले सप्ताह सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई चटपटी खबरों को लेकर, कहीं न कहीं में अरविंद तिवारी जी के साथ।